Jai Hind students, welcome to the English class. Today we will start our last lesson of class 11th from Hornbill book. Lesson number 8, Silk Road. The writer is Nick Middleton. बच्चों, आज हम अपनी क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का आखिरी अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिल्क रोड, जिसे निक मिडल्टन द्वारा लिखा गया है। In Silk Road, Nick Middleton described his thrilling but difficult journey through the Tibetan Himalayas. He was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. Silk Road कहानी निक मिडल्टन द्वारा लिखी गई है। उन्होंने मुश्किल पर रोमांचक यात्रा का वर्णन इस अध्याय में किया है। उन्होंने अपनी यात्रा रावू से शुरू की और माउंट कैलाश पर अपनी परिक्रमा करके अपनी यात्रा पूर्ण की। इस परिक्रमा को पूर्ण करने से पहले उन्हें जो अनुभव हुए, आइए हम इस अध्याय में उसको पढ़ के जानते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइटल। द टाइटल इज सिल्क रोड। सिल्क रोड स्टोरी में राइटर ने माउंट कैलाश की यात्रा की है सिल्क रोड के द्वारा। सिल्क रोड एक ट्रेड लैंड रूट है जो ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करता है, यानी चाइना से टर्की को जोड़ता है। इस रास्ते से 2nd सेंचुरी से 18th सेंचुरी BC तक चाइना का बना सिल्क का व्यापार होता था। इस लेसन का नाम सिल्क रोड इसलिए रखा क्योंकि राइटर माउंट कैलाश की यात्रा के लिए जो रूट फॉलो कर रहे थे वो सिल्क रोड था जो चाइना और तिब्बत की बॉर्डर पर है। तो आइए अब हम इस लेसन को पढ़ के राइटर ने इस यात्रा में क्या अनुभव प्राप्त किया वो जानते हैं। लेसन नंबर 8, सिल्क रोड, written by Nick Middleton. A flawless half moon floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. Extended bank of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain top with a rose-tinted blush. Now that we were leaving रावू, राइटर बता रहे हैं जब हम रावू के लिए निकल रहे थे, प्रातःकाल का समय था, आसमान पर आधा चांद तैर रहा था, बादल फ्रेंच ब्रेड की तरह दिखाई दे रहे थे और सूर्य जो उदय हो रहा था उसकी लालिमा बर्फीले पहाड़ों की चोटी पर पड़ रही थी जिसके कारण पहाड़ गुलाबी दिख रहे थे। लामा सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। वन इवनिंग आई टोल्ड हर through Daniel that I was heading towards Mountain Kailash to complete the Kora, and she said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long sleeves sheepskin coats that all the men wore. Seaton sized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared. ड्रोग्बा सर, लामा मुझे विदाई के तौर पर एक भेंट देना चाहती थी क्योंकि एक शाम मैंने डैनियल द्वारा ये कहलवाया था कि मैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ और उसने कहा कि मैं कुछ गर्म कपड़े ले आऊँगा। और मेरे शिविर में जाते ही मैंने देखा कि वो भेड़ की खाल की बनी कोट जो लंबी आसन की थी लेकर आई। वहाँ ठंड से बचने के लिए सभी यही पहनते थे। सीटन की कार में जब मैं बैठ रहा था तो उसने कहा, ओह ड्रोग्बा सर, वी टूक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चेंगटेंग। सीटन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस। चेंगटिंग से निकलते हुए हमने छोटे रास्ते को पकड़ा क्योंकि सीटन एक ऐसा रास्ता जानता था जो हमें सीधा कैलाश पर्वत ले जाता, पर इस रास्ते से जाते वक्त हमें काफ़ी ऊंचे पहाड़ों को पार करना था। He said, but no problem sir. He assured us, if there is no snow. सीटन ने विश्वास दिलाया कि सर यदि बर्फ नहीं पड़ेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। What was the likelihood of that? I asked, not knowing sir until we get there. मैंने जब उससे पूछा बर्फबारी की क्या संभावना है तो सीटन ने जवाब दिया, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते कह नहीं सकते। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plain with nothing in them except a few
gazelle that would look up from nibbling the arid pasture and frown before bounding away into the void. राबू की बलखाती पहाड़ियों पर ये छोटा रास्ता हमें खुले मैदानों के पार ले गया और उन रास्तों में गैजल, जो हिरन के जैसे जानवर होते हैं, के झुंड के सिवा वहाँ कुछ नहीं था और वो डर से शून्य में खोने से पहले हमें घूर कर देखते थे. Further on, where the plain became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Seaton told us we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards a far-off pall of dust. When we drew near, I could see the herd galloping en mass, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plume of dust billowed into the crisp, clean air. राइटर कहते हैं, आगे घास के मैदान के बाद पथरीली जगह आई जहां जंगली गधों का झुंड दिखाई दिया. सीटन ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग उनके नज़दीक जा रहे हैं, जिन्हें क्यांग कहते हैं, और ये धूल के गुबार उन्हीं के कारण बन गए हैं क्योंकि ये एक साथ उछलते हुए करीबी झुंड बनाते हैं, जिसके कारण साफ सुथरी हवा में धूल उड़ रही है. As he'll start to push up once more from the rocky wilderness, we possess solitary, broke up standing their flocks. Sometime men, sometime women, these well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the trace took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speedy vehicle. जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपर जाने लगे, हमें ड्रोकॉप्स मिले जो अपनी भेड़ों के झुंड को देखभाल कर रहे थे. जब हम गुजरते थे तो कहीं कहीं पर वो औरतें रुककर हमारी कार को देखती थी तो कभी कभी हाथ हिला देती थी, और जब उनके जानवर हमारे रास्ते पर आ जाते थे तो वो भेड़ें बचने के लिए इधर उधर भागती थी. We passed nomad, dark tent pitched in a splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us, like a bullet from a gun and nearly as fast. जब हम बंजारों के इलाके से गुजर रहे थे, जिन्होंने एकांत में अपना शिविर लगाया था, तो उनके शिविर पर तिब्बती पहाड़ी कुत्ता पहरा दे रहा था, जिसका सिर बहुत बड़ा था और वो आहट पर नजरें चौकन्नी कर लेते थे और दुश्मन पर तुरंत हमला कर देते थे, जैसे बंदूक से निकली गोली की तरह वो फुर्तीले हो जाते थे. These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red colors and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Seaton to break and swerve. ये दानव जैसे मॉन्स्टर की तरह अमावस की रात जैसे काले बड़े दांत वाले कुत्ते बहुत ही डरावने और निडर थे और हमारे रास्ते पर एकदम आ जाते थे, जिससे सीटन को एकदम से ब्रेक लगाना पड़ता था और उसे तीखा कट मारना पड़ता था. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off the properly, it was not difficult to understand why Frisia's Tibetan Mastiff became popular in China's imperial court as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. ये डॉग्स कुछ 100 मीटर तक हमारा पीछा करते थे, फिर नॉर्मल हो जाते थे क्योंकि हम दूर निकल जाते थे. ये समझना कठिन नहीं था कि ये खतरनाक तिब्बती डॉग्स चीनी बादशाहों के दरबार में शिकारी कुत्तों के तौर पर क्यों प्रसिद्ध हुए, जिन्हें तिब्बत भेंट स्वरूप पुराने समय में सिल्क रोड द्वारा लेकर आए थे. जिन्हें तिब्बती भेंट स्वरूप
पुराने समय में सिल्क रोड द्वारा लाया गया था। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. Brilliant white and glinting in the sunshine, the trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley slide closed in. जब हम ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो बर्फ की चोटी क्षितिज पर घिरती हुई दिखने लगी। हम ऐसी घाटी में प्रवेश कर रहे थे जहां नदी चौड़ी थी और धूप से चमक रही थी। पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, परंतु बहुत ही सुंदर नजारा था। The turn became sharper and the ride bumpier. Seaton now in third gear as we continued to climb. The trace moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that shorted big rock daubed in with patches of bright orange lichen. Beneath the rocks, hunk of snow clung on it the near permanent shade. मोड़ तीखे होते चले गए और सफर उबड़ खाबड़ होता चला गया। चढ़ाई के कारण सीटन अपनी गाड़ी तीसरे गियर में चला रहे थे। बर्फीली नदी से रास्ता हटता जा रहा था और चट्टानों के नीचे बर्फ के ढेर बने थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वो चट्टानों से चिपक गए हैं। I felt the pressure building up in my ears, held my nose, snorted and cleared them. We struggled round another tight bend and Seaton stopped. He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel, as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. राइटर कहते हैं मेरे कान पर दबाव महसूस होने लगा और उसे ठीक करने के लिए मैंने नाक को दबाकर व खांस कर उसको ठीक किया और इस घुमावदार रास्ते पर पिस्टन अचानक रुक गया और दरवाज़ा खोलकर सीट के बाहर कूदा। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले डेनियल बोला, बर्फ। मैंने देखा 15 मीटर ऊंचा बर्फ का ढेर बीचों बीच हमारे रास्ते पर है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच। वी वर एट 5210 मीटर अबव सी लेवल। मैंने अपनी घड़ी देखी, हम समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ, डेनियल सेड, so much as its icy top layer. If we slip off, the car could turn over, he suggested as we saw Seaton grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car on its icy surface and slowly drove. बर्फ तो उतनी गहरी नहीं थी जितनी उसकी ऊपरी सतह के बर्फीले होने से थी, ऐसा डेनियल ने बताया। और डेनियल ने सुझाव दिया, यदि हम फिसल जाते हैं तो गाड़ी पलट सकती है। और हमने देखा सीटन मुट्ठी में मिट्टी लेकर उस बर्फीली सतह पर फेंक रहा था। थोड़ी देर में हम भी सीटन की मदद करने लगे और फिर इस बर्फीली सतह से गाड़ी को धीरे धीरे निकाला। 10 minutes later we stopped at another blockage. Not good, sir, Seaton announced as he jumped out again to survey the scene. This time he decided to try and drive round the snow. 10 मिनट बाद हमें फिर एक बंद रास्ता मिला। जैसे ही वह गाड़ी से नीचे उतरा उसने देखा ढलान बहुत तीखा है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। किसी तरह सीटन ने ये रास्ता पार किया। I checked my watch. Again we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5400 meters and my head began to throb horribly. I took gloves from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. मैंने घड़ी देखी और हम 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने कुछ घूंट पानी पिया जिससे मैं आगे का सफ़र तय कर सकूं। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पासेज एट 5515 मीटर। इट वॉज मार्क्ड बाय द लार्ज cairn of rock festooned with white silk scarves and raked prayer flags. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as is the traditional. अब हम
5515 मीटर वाली चोटी पर पहुंच गए थे। यहाँ पत्थरों की एक लंबी कतार थी जिस पर सफ़ेद रेशम के दुपट्टे व पूजा के लिए झंडियाँ लगी हुई थी। हम सब लोगों ने रिवाज के अनुसार क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में उसके गोल चक्कर लगाए। सीटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हील। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. सीटन गाड़ी का टायर चेक कराया और जब पेट्रोल पंप पहुंचा तो जैसे ही उसने पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला, जोर से हिस की आवाज़ आई जो वायुमंडल में कम दबाव के कारण हुई थी। My headache soon cleared as we came down the other side of the pass. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. जैसे ही हम दूसरी ओर नीचे गए तो मेरा सिरदर्द गायब हो गया। भोजन के लिए हम एक कैनवास के टेंट में रुके जो सूखी झील के किनारे लगा था। वहाँ हमने नूडल्स खाए। इस पठार पर नमक के ढेर और खारी झील के निशान मौजूद थे। द प्लेट्यू इज pockmarked with salt flats and brackish lakes, vestiges of the Thetis Ocean which bordered Tibet before the great continental collision which lifted it skyward. तिथीस सागर के बचे हुए निशान बता रहे थे कि द्वीपीय टकराव के कारण तिब्बत ऊपर की तरफ उठ गया था। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विथ पिकेसेक्स एंड शोल्स स्ट्रगलिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट एंड सॉल्ट इंक्रूस्टेड बूट्स। उन लोगों की जो आदमी वहाँ दिख रहे थे उनकी हरकतों से पता चल रहा था यह क्रियाकलापों का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर लोग भेड़ की खाल के बने कोट और जूतों पर लगे नमक, हाथों में फावड़े और कुल्हाड़ी लिए चले आ रहे थे। ऑल वर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विथ पाइल ऑफ सॉल्ट। धूप की चमक से बचने के लिए सभी ने धूप के चश्मे पहन रखे थे। नमक के ढेर से भरी सफ़ेद झील जो आंखों को चौंधिया रही थी और वहाँ से नीले ट्रकों की कतार निकल रही थी। By late afternoon we had reached the small town of Hor, back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Seaton and I bade him farewell outside a tire repair shop. दोपहर के बाद हम एक छोटे से शहर हौर पहुंच गए और फिर उस पूर्व पश्चिमी मुख्य मार्ग पर आ गए जहां से ल्हासा से कश्मीर तक का व्यापार करने का पुराना मार्ग था। डेनियल जो ल्हासा लौट रहा था उससे एक ट्रक सवारी मिल गई। हमने डेनियल को टायर की मरम्मत वाली दुकान के पास अलविदा कहा। वी हैड सफर्ड 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Seaton was eager to have them fixed since they left him with no spares. Besides, the second tire he changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. टायर की मरम्मत ज़रूरी थी क्योंकि नमक की झील से लौटते समय हमारे एक के बाद एक 2 पंचर हो गए थे और सीटन के पास कोई दूसरा शेष टायर भी नहीं था और बदला हुआ टायर बहुत ही चिकना था। राइटर कहता है जैसे कि मेरा सिर। हॉर वॉज ए ग्रिम मिजरेबल प्लेस। देयर वॉज नो वेजिटेशन whatsoever, just dust and rock liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. हौर एक बहुत ही ख़राब जगह थी जहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं थी, सिर्फ रेत और चट्टानें थीं और वर्षों की जमी हुई गंदगी के बिखरे हुए ढेर थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये कस्बा मानसरोवर झील के किनारे बसा है। तिब्बत's most ancient Hindu and Buddhist cosmology
Pinpoint Mansarovar as the source of four great Indian rivers, the Indus, the Ganga, the Satluj and the Brahmaputra. Actually, only the Satluj flow from the lake, but the headwaters of the other all rise nearby on the flank of Mount Kailash. We were within striking distance of great mountain and I was eager to forge ahead. प्राचीन हिंदू और बौद्ध उद्भव का सिद्धांत बताता है कि मानसरोवर 4 महानदियों का स्रोत है, सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। दरअसल सतलुज ही इसी झील से निकलती है, बाकी नदियाँ पास के कैलाश पर्वत से उपजती हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी क्योंकि हम कैलाश पर्वत के पास आ चुके थे। बच्चों, आज हम इस लेसन के पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 में इस लेसन को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।